यह है दिल दहला देने वाली कहानी यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। पहले 19 साल के रॉबर्टो कैनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो ज़ेर्बिनो, ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, तो तुरंत ये काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायल लोगों की मदद करी जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत सिवियर इंजरीज हो रखी हैं। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल का फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में है। जितना इनसे हो सकता था ये दो मेडिकल स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर्स रेडियो ट्रांसमिशंस को सुनकर कंक्लूड करते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल जगह में जाकर क्रैश किया होगा। प्रॉब्लम यह थी कि यह हवाई जहाज व्हाइट कलर का था और यह एक ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहां चारों तरफ व्हाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस किसी तरीके से वो एक रात यहां गुजार लें, ठंड से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ले, अगले दिन उन्हें कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर्स सरवाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ गया है। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची कुची बॉडी को इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लगेज का सामान, सीटें और बर्फ का ये इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करने के लिए, ताकि अंदर ये गर्म रह सके। अगला दिन 14 अक्टूबर, अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाय के देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं कि वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए। वो S लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वो सारे लेटर्स लिख पाए। फिर वो कोशिश करते हैं कि बर्फ में सूटकेसेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें देख लेंगे। लेकिन जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। उस दिन इन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। ये चिल्लाकर, हाथ फेर कर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हवाई जहाज इन्हें नोटिस कर लें, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर, बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर फीटो श्रोच नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। वो एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कॉन्सेंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके, और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन बोतलों में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर्स सीट पर जो लगी गद्दियां थी उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, और सीट कवर्स में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर, क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है, उन्हें दिखता है कि उनकी मां क्रैश में मारी जा चुकी हैं और उनकी 19 साल की बहन बहुत सिवियरली इंजर्ड है। पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे बीतता गया, क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती हैं अपनी इंजरीज के चलते। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। हम नहीं जानते कि कितनी लंबी उम्र हम जिएंगे असलियत। इसलिए कहा जाता है, लिव एवरी मोमेंट। अपनी जिंदगी में हर दिन, हर पल खुलकर जियो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। लेकिन 21 अक्टूबर, क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अपने हाथ खड़े कर देती हैं। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर का कुछ अता पता नहीं मिला, तो कोई फायदा नहीं अब इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का। बहुत कम चांस है कि इतने दिनों बाद कोई वैसे भी जिंदा बचा होगा। तो 142 आवर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर्स को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है हवाई जहाज की सीटों के बीच में। एक सर्वाइवर रग्बी प्लेयर रॉय हार्ली इलेक्ट्रॉनिक्स के इंथुजियास्ट भी थे, तो वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं, और इनके एफर्ट्स की वजह से फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है।
इस रेडियो से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर की चीजें ये सर्वाइवर्स सुन सकते थे, लेकिन खुद से कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद, और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं इस खबर को सुनने के बाद, कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। Feeling that their world is alive and they consider you dead. फर्नांडो पराडो इकलौते थे जो ज्यादा रिएक्ट नहीं किए इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि उनके मन में कुछ और ही प्लान बन रहा था। 11वें दिन तक सर्वाइवर्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज्यादा खाना था नहीं शुरू में, सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स थे, एक टिन था मसल्स का, 3 छोटे जार्स थे जैम के, एक आलमंड्स का, एक बादाम का डब्बा था, कुछ डेट्स थी, कुछ कैंडीज, कुछ ड्राइड प्लम्स और वाइन की कुछ बोतलें। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने इस सारे खाने को राशन करना शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे। पराडो ने तो एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली को 3 दिन तक खाया, सिर्फ एक मूंगफली के दाने को। लेकिन इस हद तक राशनिंग करना भी काफी नहीं था, क्योंकि खाना अब बिल्कुल खत्म होने लगा था। 3800 मीटर की हाइट पर यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ना ही कोई जानवर थे जिन्हें मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से खत्म था, और कुछ लोगों ने प्लेन्स के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश करी, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन को और सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे वो और बीमार ही पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडीज को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, फैमिली मेंबर्स थे या रिलेटिव्स थे। We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane. ये आइडिया पहले कनेसा को आया तो उसी ने ही पहले ट्राई किया ये सब करने की। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी, लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर्स के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से घटते जा रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरीके से बर्फ भर जाती है।